the revision of the chapter number 2, political science part 1. In the previous chapter, we can discuss about the Soviet systems. What do you mean by the Soviet systems? पीछे जो हमने अभी तक आपको बताया है, we can revise. एक बार आपको बता देता हूँ. Russian Revolutions 1917. The main leader was the who was the leader of that the time of the 1917 Russian Revolution में 1917 में कौन leader था? What was the name of that person? Who was the leader of the Russian Revolutions 1917 of USSR? Russian Revolutions of Lenin. Vladimir Lenin. Lenin was the first person started in your story. हमारी स्टोरी में लेनिन सबसे पहला पर्सन होता है जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. वाया कार्टून से भी हमें लेनिन को देखना है. एंड फर्स्ट पर्संस अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस अबाउट द ऑन द प्रीवियस क्लास. पिछले हमने आपको बता दिया कि ये जो कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे, ये कैपिटलिस्ट के बड़े अगेंस्ट माने जाते थे. ये नहीं चाहते कि जो कम्युनिस्ट वगैरह प्राइवेट वगैरह कुछ भी रहे, देश में जो चीजें आए ये सब कुछ सरकारी साम्यवाद चाहते थे. इसी वजह से इन्होंने देश में बड़ा अच्छा प्रोसेस किया एंड उन्होंने बनाया यूएसएसआर, यूनाइटेड यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. यूएसएसआर सोवियत संघ जिसको बोला जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघों का गणराज्य जिसको कहा जाता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको शॉर्टकट में हम यूज करते हैं बहुत बार, क्या हर बारी बोलते हैं यूएसएसआर. द फुल फॉर्म ऑफ द यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. हम शॉर्ट में इसको सोवियत संघ भी बोल देते हैं. फॉर्म्ड इन 1922, 1922 में बना. मेन थ्योरी अपोजिशन ऑफ द कैपिटलिज्म्स, पूंजीवाद के बिल्कुल विरोधी माने जाते थे. ये सब कुछ सरकारी चाहते थे, ये पूंजीवादी के खिलाफ थे. प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, अपोजिशंस नॉट अलाउड. दूसरा सबसे बड़ी बात सोवियत संघ में क्या आता था, अपोजिशंस, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी. जो कि आज चीन और रूस के अंदर अगर देखते हैं तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं मानी जाती, सिर्फ एक ही पार्टी मानी जाती है, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन पार्टी कहे या चाइनीज रिपब्लिक पार्टी. ये सोशलिस्ट वालों का सबसे पहले यही काम था, सिंगल पार्टी. वी नो दैट, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया गया. प्लान कंट्रोल इकोनॉमी, ये वाया मैप में अगर देखें, आज इन कम्युनिस्ट वाले में देखें ना, कम्युनिस्ट में कौन कौन है ये कंट्री, यूएसएसआर में कौन कौन से कंट्री होते थे. अदरवाइज इट विल बी नॉट कम टू द एग्जाम में, ऐसा आता तो नहीं, पर फिर भी अगर देखना चाहें तो आप ये कंट्री हमारे, रसिया तो सबसे बड़ा कंट्री हुआ, इसके बाद एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव्स. ये अगर आप नीचे यहाँ वाले देखेंगे ना, ये सारे ये कंट्री आप देखें यूएसएसआर, ये आपके सामने पूरा यूएसएसआर आ जाता है. अब तो सेपरेट कंट्री हो गए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. देखो इंडिया से निकलते ही सॉरी हमारे इंडिया को क्रॉस करते ही तान स्टार्ट हो जाते हैं. पहला कंट्री आता है अफगानिस्तान, यानी सॉरी पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान, और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ये देखो रशियन कंट्री, तजाकिस्तान आएगा, फिर किर्गिस्तान आएगा, फिर तुर्कमेनिस्तान आएगा, फिर उज्बेकिस्तान आएगा, फिर कजाकिस्तान और अजरबैजान, आर्मेनिया. ये 6, 7, 8 तान है, सारे के सारे कंटिन्यूसली हमारे पढ़ते हैं. Whenever we cross the boundary of India, जैसे ही हमने इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, आगे वाले में सारे स्टार्ट हो जाते हैं. These are the country. ये सारा यूएसएसआर होता था कभी 1991 तक, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशंस ये सारे कंट्रीज में इंक्लूड हो जाते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री हमारा बनता है वो रसिया बनता है. So if anybody asking to what was the merit and the demerit of the Soviet systems, अगर आपसे पूछा जाए कि सोवियत सिस्टम के मेरिट एंड डीमेरिट क्या थे, लाभ हानि, सिंपल पूछे. अगर पॉजिटिव में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूं तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, बड़ा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम उनका होता था, आर्मी का सभी का. वास्ट एनर्जी रिसोर्स बहुत ज्यादा होती थी.
सेल्फ सफिशिएंट कंज्यूमर इंडस्ट्री, मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द ऑल सिटीजन, ज्यादा उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, बेसिक नेसेसिटी उनको मिलती थी, नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी नहीं थी। ये सब कुछ सरकारी है तो सबको जॉब मिलेगी, प्राइवेटाइजेशन तो खत्म ही हो गई। डीमेरिट्स में कहीं ब्यूरोक्रेट नौकरशाही बहुत ज्यादा वहां पर होती थी। डोमिनेशन ऑफ द सिंगल पार्टी, अब जब सिंगल पार्टी होगी तो सभी को पता है, कॉमन सी बात है, डोमिनेंट तो होगा ही। जैसे हमारे कंट्री में लास्ट 60 इयर्स कांग्रेस ने राज किया है तो उसका डोमिनेंस माना जाता है। अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जब चाहे किसी को बदल सकती थी, अपनी मर्जी से किसी को लगा सकती थी। दीज आर द माइनस डीमेरिट्स। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा होता है, मिखाइल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। How can you say that Mikhail was the responsible for the disintegration of the USSR? आप कैसे कह सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव was the responsible for the disintegration of the USSR? सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव का किस प्रकार हाथ माना जाता है या रोल माना जाता है, ये आप किस प्रकार कह सकते हैं? सो इंट्रोडक्शंस। Mikhail Gorbachev was the General Secretary of Soviet Communist Party in 1985. 1985 में वो अपनी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बने, सचिव बने। टू रिफॉर्म द सिस्टम, वो चाहते थे इसको कुछ सुधारे, रिफॉर्म द सिस्टम, अपने सिस्टम को कुछ सुधारे। He decided to, उसने डिसाइड किया, नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद द ईस्ट। इसने अच्छा किया या बुरा किया, इट विल बी थिंकिंग बाय द पीपल ऑफ द यूएसएसआर। हमने नहीं बताना किसने सही किया गलत किया, क्योंकि ये तो वही लोग बताएंगे। इसने सबसे पहले क्या किया, इस बंदे ने, मिखाइल ने, देखो, इसने ईस्ट कंट्रीज के साथ, सॉरी वेस्ट के साथ, अमेरिका वालों के साथ नॉर्मल रिश्ते करने स्टार्ट कर दिए। ये इसमें आपका चाहे यूएसए आ गया, चाहे फ्रांस आ गया, चाहे इटली आ गया, ये जो वेस्ट वाले कंट्री थे ना, इनके साथ मिखाइल ने अपने रिलेशनशिप नॉर्मल किए। जो पहले बड़े कोल्ड वॉर के टाइम बड़े ऐसे तीखे माने जाते थे, दुश्मनी होती थी, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। एंड डेमोक्रेटाइज एंड द रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, इसने अपने सोवियत यूनियन में कुछ डेमोक्रेसी देने की सोची, इसने लोकतंत्र बनाने की। उसने कहा कि ये कम्युनिस्ट सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हम कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ साथ हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, लोगों को कुछ राइट देने पड़ेंगे। ये मिखाइल की सोच थी। एंड आई थिंक एवरीबडी नो द नेम ऑफ द दो रशियन वर्ड पाए जाते हैं, ग्लासनोस्ट एंड द पेट्रिशनिकोव। हिंदी में भी सेम माने जाएंगे और इंग्लिश में भी सेम माने जाएंगे। एनसीईआरटी के कॉलम में अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दोनों दिखाए जाए, ग्लासनोस्ट और पेट्रिशनिकोव, तो पेज इकोनॉमिक पॉलिटिकल। स्टार्टिंग में मिखाइल गोर्बाचेव के जब रिफॉर्म्स आते हैं तो वहां पर आपकी एनसीईआरटी में मैं बता देता हूँ कहाँ पर है सर, पुनर्रचना और खुलेपन की नीति। हाँ, खुलेपन की नीति, ये कहाँ पेज में मिलेगा ना, एनसीईआरटी में। जब चलो उसको छोड़ देते हैं। ग्लासनोस्ट, ओपननेस, यानी ओपन है, सब कुछ खुला। एंड ट्रांसपेरेंसी माने समझ गए, ट्रांसफर, कोई लगेगा नहीं कुछ इसमें, ऐसा है। ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इस गोर्बाचेव ने एक आरोप किया। ग्लासनोस्ट रशियन वर्ड है ये। ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसको बोलते हैं, कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें एक ओपननेस किया जाएगा, खुलापन लाया जाएगा, कि कोई भी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो सब कुछ लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड, पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम्स। रिकंस्ट्रक्शन मान लो, इसका हिंदी में क्या हो गया भाई भारती? पुनर्रचना। रिकंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पर ठीक नहीं लगा, रिस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्रचना, दोबारा से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे।
अब गोर्बाचेव ने क्या किया, सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कि सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम को दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा। इस बंदे सोचा तो बहुत अच्छा था कि पॉजिटिव है, अच्छा कर, हाँ आधा घंटा बाद वो निहारने चली गई, वाक्य करेगी कोई ना, अभी उन्होंने किया तो बड़ा पॉजिटिव ये चीजें कि अच्छी होगी, ग्लासनोस्ट अच्छा काम आएगा और पैट्रिस्कोनोस भी अच्छा काम आएगा, ही विल बी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग। बंदे ने एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 2 रिफॉर्म लेके आए रसिया के अंदर। काफी बार 1 मार्क्स में आ जाता, व्हाट डू यू मीन बाय दीज थिंग्स, ग्लासनोस्ट एंड द पैट्रिस्कम। लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो कल हमने बताया था, पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव आता है, और लोग अब धीरे धीरे डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें भी वेस्ट जैसा बनना है, हमें भी वेस्ट जैसा बनना है। या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसकी जो ये सुधार वाली पॉलिसी थी मिखाइल गोर्बाचेव की, यही नीतियां उसकी डिसइंटीग्रेशन के कारण बन गई, यही विभाजन का कारण बन गई। जब लोगों को पता चला कि यूएसए में तो इतना ज्यादा पैसा है, उन लोगों के पास तो ये राइट है, उनके पास तो ऐसी इकोनॉमिक है, उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास कुछ नहीं है। नाउ दे आल्सो डिमांडिंग टू द फ्रीडम्स। अब उन लोगों ने भी फ्रीडम का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट विल बी स्टार्टेड बाय द डिक्लाइन ऑफ द सोवियत यूनियन, या आप कह सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अ कूप टुक प्लेस इन द कूप माने जो सैनिक गठबंधन होता है, वो जब विद्रोह कर देता है तो उसको कूप बोलते हैं। 1991 it was encouraged by the communist party headlines, people were against the communist rule। देखो 85 से 91 तक अब लोग देखो अगेंस्ट होने चले गए। क्या वक्त आ गया, जो लोग कभी सोवियत सिस्टम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अब वो लोग उनके अगेंस्ट में होना स्टार्ट हो गए, सोवियत सिस्टम के अगेंस्ट में पीपल हो गए, एंड दे वांट टू, अब उसको हटाना चाहते थे। और इस सभी में जो क्रेडिट दिया जाता है या रोल दिया जाता है, या आप माने तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये कैंडिडेट बोरिस येल्तिन, ये बंदा बोरिस येल्तिन, he was the main candidate responsible for the disintegration के लिए मान सकते हो, या लोगों को भड़काने का काम या उनको एक न्यू थिंग्स बताने का जो काम सबसे ज्यादा किया वो बोरिस येल्तिन। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, ये नेटवर्क भी जान लेने रहा। 1 मिनट, या तो सही रही है। बोरिस येल्तिन एज ए नेशनल हीरो, येल्तिन अपोज द सेंट्रलाइज कंट्रोल। एक तो नेशनल हीरो बन के आया ये बोरिस येल्तिन, लोगों के माइंड में बड़ा अच्छा हीरो बन गया कि सबसे अच्छा व्यक्ति है जो देश के बारे में और लोगों के बारे में सोच रहा है। दूसरा, वो सेंट्रलाइज के अगेंस्ट था कि सारी पावर एक लोगों के पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें उसे पसंद नहीं थी बोरिस येल्तिन को, वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें चले, कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। एंड 1991 December 26 under the leadership of the Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus declared himself as a independent. Gorbachev, last Soviet leader, resigned the US recognized Republic independent. ये 26 दिसंबर 1991 में। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब होता है? 31 दिसंबर नहीं, 91। किसी बुक्स में ऐसा सुना है तुम्हें 92? हाँ नहीं होगा कहीं पर, कहीं ना कहीं आपको 92 बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तब मिसप्रिंट होगा तो। हाँ, उसका रीजन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। अभी आप ये डेट देखिए, आप 26 दिसंबर 91 साइन किए थे, और ये चीजें जाके 92 में लागू होती है। तो काफी बार ये डेट का आप माने तो क्लरिकल या ग्रामेटिक्स रीजन आंसर सही होता है, 91 भी एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि देखो 4 डेज ही तो बचे हैं,
यहाँ पर साइन हुए थे डिक्लेरेशंस, कंटिन्यूस नहीं हुआ तो अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ था, वो 92 में भी हो सकता है। इफ वी कैन राइट द एग्जैक्ट तो हम लिख सकते हैं 26 दिसंबर 91। यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। काफी रेयर केस में 91 और 92 भी करेक्ट हो जाते हैं। वो 4 डेज वाला जो यहाँ पर हो जाता है वो ध्यान रखना, हमें डाउट नहीं रखना है। हम सर फिर 91 है 92 है? दिसंबर 26 91, 26 दिसंबर 1991, ये क्लियर है। वो काफी बार जो 92 आ जाता है वो बताने लग रहा हूं मैं कि वो दिसंबर वाला लोग आइडिया बेस कर देते हैं। जेपीएच या कभी किसी और बुक में भी ये आंसर मिल जाता है, मैंने भी देखा है खुद। 23% अटेंडेंस तो बड़ा अच्छा, अगर एक सीट तो ये चीजें अब हम ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। 29-20 का अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस, ये अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं। और यही एक तरह से आप कह सकते हो द एंड ऑफ द या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर हो जाता है, क्योंकि ये 4 देश निकल जाते हैं तो डिसइंटीग्रेशन हो ही जाता है। येल्त्सिन एंड हिज सपोर्टर्स आल्सो डिक्लेयर दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, आजाद होने के साथ साथ वो इस सिस्टम को भी नहीं अपनाते। वो बोल देते हैं कि भैया जो सोवियत यूनियन का जो सिस्टम है वो डिसबैंडेड हो जाता है, उसको बैन करो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज बैन। लो भाई, येल्त्सिन ने सिस्टम को भी बैन किया और पार्टी को भी बैन कर दिया। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक अडोप्ट द कैपिटलिस्ट एंड द डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ा चेंज जो वर्ल्ड में हुआ, ये आप देखो, ये जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर दिखाई आपको देगा कि जो देश कभी साम्यवाद के बड़े समर्थक, कट्टर समर्थक माने जाते थे, उन्हीं देशों ने रिपब्लिक, गणतंत्र एंड कैपिटलिस्ट एंड द डेमोक्रेसी को अपनाया, कि उन देशों ने भी अपने देश के अंदर लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि अब इन लोगों के माइंड में एक चीजें बिल्कुल क्लियर आ चुकी थी, विदाउट हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म वी कांट प्रोसेस, हम एक यूएसए के सामने नहीं आ सकते। ये रसिया स्ट्रॉन्ग होने का रीजन यही तो था ना, कि उसने कम्युनिस्ट को भी अपनाया, कैपिटलिज्म को भी अपनाया, डेमोक्रेसी को भी अपनाया। उसको जो अच्छा लगा उसने वो अपना लिया, वो साम्यवादी नहीं रहे, और उसने अपने रिलेशनशिप बहुत ही और दूसरे देशों के साथ अच्छे किए, ताकि उसको पता था कि हमारे यहाँ पर जो इतनी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, हम उनको यूटिलाइज करेंगे तो यूटिलाइज हम सिर्फ इसी बेस पे कर सकते हैं कि दूसरे देशों को बेचना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, अगर हम उनको दूसरे देशों को बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। अगर सारे नेचुरल रिसोर्स को हम अपने पास ही रखेंगे, दैट व्हाट वाज द बेनिफिट, फिर क्या फायदा है? अगर सारे रिसोर्स हमारे पास ही है, ना पैसा आया, तो फिर क्या फायदा डेवलपमेंट का? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, काफी बार फुल फॉर्म आती है, आपके ब्रैकेट में दिया गया है व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ CIS। आई थिंक हमारा सेकंड टाइम चलने लग रहा है, क्योंकि रिविजन्स है तो इजी हो जाएगा सभी के लिए, और आई थिंक एवरीबॉडी नो द आंसर ऑफ CIS, कोई इशू नहीं होगा। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, नए आजाद होने वाले जो कॉमनवेल्थ के देश थे। देखो, CIS was formed after the disintegration of USSR। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद बनाया गया CIS। रसिया accepted as the successor of the Soviet Union। रसिया सबसे बड़ा इसका प्लेयर बना, सबसे बड़ा सक्सेसर बना जो इसको एक्सेप्ट करता है, और जो भी नए देश USSR से निकाल के आते हैं वो सब CIS के मेंबर हो जाते हैं। What was the region of the disintegration of the USSR regions? Economic stagnations, expansion, arms race, economic advance in the West, unaccountables। अब क्या रीजन्स माने जाते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 मार्क्स में आता है, तो इस रीजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 बाय इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस। स्टैग्नेशंस को इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बड़ी अलग टाइप की मानी जाती थी। अमेरिका इतना अमीर हो गया था, USSR वाले कंट्री के पास इतना पैसा नहीं था, ना अमीर था ना उसके पास कुछ था, वो गरीब का गरीब ही रहा।
एक्सपेंशन ऑफ द आर्म रेस, हथियारों की दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लग रही थी कोल्ड वार के समय। इकोनॉमिक एडवांस इन द वेस्ट, वेस्ट को ज्यादा प्रॉफिट होने लग रहा था, ईस्ट को तो कुछ भी नहीं होने लग रहा था। अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, जो प्रशासनिक सिस्टम था वो भी स्थायी नहीं था। ये देखो, ये यूएसएसआर डूबता हुआ जहाज और ये इसके सब दोस्त। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये ना, जैसे टाइटेनिक सा वाला कार्टून दिखाया गया, ये यूक्रेन, लिथुआनिया, उज्बेक, ये सारे कंट्री है जो इसके साथ डूबने लग रहे हैं। ये कम्युनिस्ट कंट्री है, दिखाया गया कि जो इसके साथ रहेगा वो डूब गया। डूबती हुई अर्थव्यवस्था। करप्शन एंड द नॉन ट्रांसपेरेंसी, ये आप 7 to 8 पॉइंट है, नॉर्मली यू कैन राइट ओनली 6 पॉइंट। आप 6 पॉइंट रखें, बड़े अच्छे उनको एक्सप्लेन करें। 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है वहां पर, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, काफी बार आता है, सोवियत संघ के विघटन का कारण। तो आप 6 रीजन लिखे, इसमें आपके 8 to 9 टॉपिक्स हो जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से बेस्ट 6 को एक्सप्लेन करें और जिसमें आपके 6 ही मार्क्स आए। करप्शन एंड द नॉन ट्रांसपेरेंसी इन द ब्यूरोक्रेसी, जो प्रशासन था वो बड़ा करप्टेड माना जाता था और कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, जिस वजह से लोगों को कम्युनिस्ट सिस्टम छोड़ना पड़ा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी, सारी पावर एक ही लोगों के पास होती थी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता था, यानी शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, सारी शक्ति एक लोगों के हाथ में हो गई। और इस टॉपिक को आप मेन भी कर सकते हो, रिफॉर्म ऑफ गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव के सुधार। हेडिंग बनाने के बाद सब हेडिंग में डाल देना आप लास्ट नोट एंड द पैट्रिज्म का। सब हेडिंग में अगर और ज्यादा बड़ा लिखना है तो आप इसमें कर सकते हो। फिर लिखो इमीडिएट रीजन, तत्कालीन कारण, ये भी आप लिख सकते हो। लास्ट वाला जो रीजन होगा ना, इमीडिएट रीजन, तत्कालीन कारण, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा हो जाता है। जैसे हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं, रिवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम लिखते हैं 1857 रिवोल्यूशन के इमीडिएटली रीजन, तत्कालीन कारण क्या था क्रांति का, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 8 to 9 टॉपिक्स है आपके पॉइंट है, यानी आपको 6 लिखने हैं जो बेस्ट लगे और जिनको आप एक्सप्लेन कर सको उन योर पॉइंट अपने शब्दों में। तो आप उन 6 को बेस्ट को यूज करो। और लास्ट में जो हर बार मैंने बताया, लास्ट में 6 मार्क्स में कंक्लूजन इज मैंडेटरी। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से मैंने बताया और आपको बताता रहूंगा। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन 2 और 3 लाइन का एंड कंक्लूजन 2 और 3 लाइन का, निष्कर्ष और भूमिका आप लिखोगे, तभी फाइनल एग्जामिनेशन में आपको 6 आउट ऑफ 6 और 8 आउट ऑफ 8 मिलेंगे। जिन कैंडिडेट के अभी एट प्रेजेंट 98, 97, 99 आए हैं, यू विल बी आस्क्ड टू देम, उनकी आंसर कॉपी भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो बड़ा मैंडेटरी माना जाता है। ये कहीं लिखा नहीं है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है, बट ये इसलिए कराया जाता है कि अच्छे गुड मार्क्स के लिए। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, काफी ऐसे टीचर बोले आपको मिलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि कंक्लूजन जरूरी नहीं है, बट गेटिंग ऑफ द 8 मार्क्स अच्छी एफर्ट के लिए मैंडेटरी माना जाता है, तो तुमने वो करना है। इमीडिएट रीजन्स ऑफ द नेशनलाइजेशन इन द प्रोविनेंस, ये सारे रीजन्स माने जाते हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। तो इनमें अंतर क्या है? पजल हो जाएंगे कुछ बालक तो हमारे, कुछ बच्चे और बालक और बालिकाएं तो, कि अभी तो डिसइंटीग्रेशन के रीजन मांगने लग रहे थे, अब आ गए कॉन्स्टिट्यूशन। ये है क्या? इनको हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक परिणाम। परिणाम। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, परिणाम और कारण? अगर सर कारण तो पहले हुए थे, हाँ, और परिणाम उसके बाद जो हुए वो पूरी अर्थव्यवस्था उल्ट पुल्ट हो गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कारण का मतलब क्या है कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उसे क्या मिला, क्या रिजल्ट निकल के आया। तो सबसे पहली हेडलाइन अपनी एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कितना ही लिख लो इसमें तुम,
जितना मन में करे 6-7 लाइन बना दो बेशक, एंड ऑफ द कोल्ड वार, अगर टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 45 से लेकर 90 मतलब 45 साल लगभग जो वार चला, वो डिसइंटीग्रेशन के बाद समाप्त हो गया, विश्व में शांति बनी, लिख देना। यूनिपोलर वर्ल्ड, अब जो बाइपोलर थे, दो ध्रुव थे, वो खत्म हो गए, अब यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर में किसका एग्जांपल दोगे? यूएसए। तो इसमें भी 4 लाइन आप कहीं से भी लिख लो। अब जो विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र शक्ति यूएसए हो गया। यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद सब देश छोटे छोटे बट गए, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं रही। नंबर 3, एमरजेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज, नए देशों का उदय। नए, इनमें किन किन का लिखोगे, क्या एग्जांपल दोगे? कौन से नए कंट्री आए 91 के बाद? पहले तो रूस ही बन गया। हाँ, रूस एक हो गया, डन, ये तो पता है। देखो हिस्ट्री पॉलिटिकल में एग्जाम्पल ही वो चीजें होते हैं जो हम देखते हैं, एज ए एग्जामिनर हम देखते हैं ना, इस कैंडिडेट ने रूस लिखा, चाइना लिखा, ब्राजील लिखा, इस कैंडिडेट ने इंडिया लिखा। उसके बारे में क्या लिखा क्या नहीं डज नॉट मैटर। अगर 4 कंट्री लिखे तो हमारे माइंड में आता है यार इस बच्चे को ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें मार्क्स दे दिया जाता है। यानी फैक्ट आंसर होना चाहिए उसके अंदर। 10 लाइनें लिख दो लेकिन जो चीजें पूछी है वो नहीं लिखी ना, तो मार्क्स नहीं देंगे। वो चीजें भूल जाओ कि पेज भरना वाला होता है। रसिया पावरफुल, इसके बाद नंबर पॉइंट में लिख सकते हो, द रूस हैव बीन गेटिंग टू द विक्टो पावर एंड सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा काफी रीजन्स माने जाते हैं, अलग अलग से रीजन माने जाते हैं कि रसिया बाद सिंगल पावरफुल कंट्री हो जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फ्लड आ जाती है, और कम्युनिस्ट, और चाइना एक ऐसा कंट्री हो जाता है जो उसके बाद बड़ी ग्रोथ करता है, कम्युनिस्ट फिलोसफी को अपनाता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये आ जाते हैं। एमिग्रेंस ऑफ द नेम, ये भी आप लिख सकते हो, नेम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, ये भी यहाँ पर हो जाता है। तो ये काफी पॉइंट होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इजिली, बिना किसी डाउट के। शॉक थेरेपी, हिंदी इंग्लिश में एक ही रहेगी, पोस्ट कम्युनिस्टिज्म। ट्रांजिशन फॉर्म्स क्या थी ये? एन अथॉरिटेरियन, सोशलिस्ट सिस्टम, डेमोक्रेटिक। ये देखो सिंपल में समझना चाहें क्या था भैया, साम्यवादी सिस्टम से डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में आना। यानी इसके अंदर क्या था कि ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है इससे निकलकर डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में आना था। यानी सोशलिस्ट सिस्टम को रिमूव करके डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में आना था, समाजवाद को दूर करके लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रसिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्टर्न यूरोप, that was the influenced by the World Bank and the IMF। और ये प्रभाव पड़ा रसिया और इन दूसरे देशों पर वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। इसका प्रभाव पड़ा कि ये सारे देश अब बनने लगे या चाहने लगे, अब सभी पूंजीवादी व्यवस्था के भागने लगे। That is known as the shock therapy। सर दोबारा बताना, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इट इज अ ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की एक ब्रांच है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। पूरे वर्ल्ड में पैसों का लेन देन, लोन देना जो भी है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में IMF ही करता है। और इसने ही शॉक थेरेपी, रसिया जैसे कंट्री को पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप सब कुछ FDI लेके आएंगे, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, विदेशी निवेश लेके आएंगे, तो भैया विकास तुम्हारा होगा ना कि हमारा होगा। अच्छी अच्छी बाहर की कंपनी आएंगे, नए प्रोडक्ट आएंगे, आपके लोगों का विकास होगा ना कि हमारा होगा। और इसी वजह से इसको जाना जाता था शॉक थेरेपी। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम से चेंज करना, आघात पहुंचा कर सडनली चेंज करना, यानी एकदम से सोशलिस्ट को कैपिटलिस्ट बनाना। इसके लिए उन्होंने क्या किया?
जितनी भी कंपनी आती सबको बेच दिया, तेज मंदे जो भी रेट मिले सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट में बेच दिया। और इसका रिजल्ट क्या आया, जो प्रॉफिट होना था बेचारों को वो प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया। इसका रिजल्ट निकाल के आया कि उन्हें लगा कि जो सारी कंपनियां हम बेचने लग रहे हैं हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट उनको प्रॉफिट की बजाय बहुत ज्यादा लॉस हुआ और उनके पास जो कुछ पैसा जो कुछ आना था वो कैलकुलेशन नहीं आ पाई। क्यों नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का रेट 2000 डिसाइड किया गया है, जब उसको शॉक थेरेपी में बेचा गया तो उन्हें सिर्फ 500 रुपीज मिले, यानी सीधा सीधा माने तो 1500 रुपए का लॉस हो गया उन्हें, जो उन्हें नहीं मिला। अब उन्होंने तो यही लगा था कि देश के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन बंदों का कुछ नहीं हुआ। शॉक थेरेपी में लोगों ने इतना ज्यादा करप्शन आया, उन्होंने छोटे मोटे या हाफ रेटों में सब कुछ बेच दिया। यानी बेचारे सोवियत संघ वालों ने जो सोचा था उस कर गए क्या? फीचर्स ऑफ द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी में क्या था, क्या कुछ कराया गया उन्होंने, अगर वो आप लिखना चाहें, व्हाट डू यू मीन बाय द शॉक थेरेपी एंड व्हाट सर कट कट के आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट रुको। फीचर ऑफ द शॉक थेरेपी, देखो पहला लिखोगे टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म्स, सब कुछ शिफ्ट कर देना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, सब कुछ, जो सब कुछ कंपनी दुकान मकान स्कूल कॉलेज सब बेच दो, सबको कर दो प्राइवेट। फ्री ट्रेड रिजाइम एंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड एरिया बनाया अगर एफडीआई, विदेशों से पैसे लिए गए, जो एक कम्युनिस्ट जिस चीज को पसंद ही नहीं करते थे वो चीज इन कम्युनिस्टों ने की, एफडीआई फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। ब्रेकअप द ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक के साथ जो ट्रेड अलायंस थे, व्यापारिक गठबंधन थे, तोड़ लिए और किसके साथ स्टार्ट कर दिए, वेस्ट के साथ। यानी अपने लोगों को छोड़ा, दूसरे लोगों को पकड़ा अपना डेवलपमेंट करने के लिए। यानी वेस्ट के साथ उन्होंने रिश्ते बनाने स्टार्ट कर दिए, ईस्ट के साथ जो ऑलरेडी थे उनको उन्होंने फिनिश किया, बिकॉज दे विल बी नो, उन्हें पता था कि अगर अपने कंट्री का और अपने पीपल का डेवलपमेंट करना है तो वेस्ट के साथ जाना ही पड़ेगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ द शॉक थेरेपी, परिणाम, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, राज्य कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड जो था वो बिल्कुल कोलैप्स, खत्म हो गया। यानी जो स्टेट जिस चीज को कंट्रोल कर रहा था, स्टेट जिस चीज को कंट्रोल कर रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो सारी चीजें प्राइवेट चली गई तो स्टेट का तो रोल ही नहीं रहा ना। जब चीजें सारी प्राइवेट हो गई तो वहां पर तो स्टेट का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। हाई इन्फ्लेशंस, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति का मतलब माने तो करेंसी का रेट बहुत ज्यादा हो गया। इसको मैं कैसे समझाऊं, उस टाइम में क्या हुआ, यानी आपको ब्रेड, ये लोग ब्रेड बड़े खाते थे, आपको ब्रेड खाने पहले उस ब्रेड की कीमत अगर 1 रुपीज होती थी तो शॉक थेरेपी के बाद उस ब्रेड की कीमत 100 रुपीज हो गई। हाई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई, यानी जो वैल्यू ऑफ द मनी होती थी उस टाइम, जो पैसों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा गिर गई। पॉवर्टी, गरीबी, ग्रोथ ऑफ माफिया, माफिया जो विलन टाइप के गब्बर वाले जो लोग होते थे वो आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पर माफिया आना स्टार्ट हो गया। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट थे उनकी डिक्टेटरशिप होनी स्टार्ट हो गई, तानाशाही। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता स्टार्ट हो गई। सिविल वार एंड द इंसर्जेंस ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, और सिविल वार स्टार्ट हो गए एक दूसरे देशों के बीच में ही। ये शॉक थेरेपी का कुछ परिणाम निकल के आए। सो 1 or 2 मिनट हैव बीन बी लेफ्ट, 1-2 मिनट बची हुई है क्लास की, फिनिश हो जाए।